नमस्ते, जय हिंद। मैं हर्षित सिंह और आप देख रहे हैं मित्र देश। दोस्तों, जापान से भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जहां पीयूष गोयल जापानी निवेशकों को भारत में निवेश करने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन न्योते के साथ ही साथ वो ऐसे तंज भी कसते नजर आ रहे हैं जो सीधे तौर पर चाइना की तरफ इशारा करता है। और क्योंकि भारत और जापान दोनों देशों का चाइना के साथ तनाव चरम पर है, तो ऐसे में ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। आज मित्र देश में हम पहले आपको पीयूष गोयल का वो बयान सुनाएंगे, फिर उन्होंने जो तंज कसा वो समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे भारत जापान एक साथ मिलकर चाइना को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। एक बार पहले पीयूष गोयल का ये वीडियो देखिए। have given a tax holiday right up to 2047 for anybody setting up a data center for cloud services globally. So it's probably the best destination where you can trust your data will never be stolen. I see. Where you can trust intellectual property will not be compromised. IPR is respected in India and entrepreneurship is celebrated in India. You don't have to worry that if you make money in India or if you are a successful businessman, you may land up you may disappear one day and land up coming out as a professor in a Japanese university. That risk doesn't happen in India. I see. दरअसल पीयूष गोयल ने जापानी निवेशकों से कहा कि अगर आप भारत में पैसा कमाते हैं, सफल कारोबारी बनते हैं, तो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि एक दिन आप अचानक गायब हो जाएंगे और फिर किसी जापानी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर सामने आएंगे। अब दोस्तों, ये लाइन सुनते ही सवाल उठता है कि आखिर ये उदाहरण आया कहां से। दरअसल पीयूष गोयल वैसे तो जापानी निवेशकों को न्योता दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उनके इस बयान में एक तंज कसा था और ये तंज चीन के लिए था। दरअसल पीयूष गोयल ने जापान में कारोबार और निवेश की बात करते हुए अचानक एक ऐसे कारोबारी का उदाहरण दे दिया जिसकी कहानी चीन से जुड़ी हुई थी। दरअसल पीयूष गोयल का इशारा अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की तरफ माना जा रहा है। जैक मा 2020 में चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की आलोचना करने के बाद कई महीनों तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे। इसी दौरान उनके एंड ग्रुप के आईपीओ को रोक दिया गया था, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बनने वाला था। अलीबाबा पर भी एंटी ट्रस्ट रूल्स के उल्लंघन के मामले में करीब 2.8 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया गया था और बाद में जैक मा लंबे समय तक सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखाई दिए। लंबे समय तक चीन में उनकी चर्चा होती रही, यहाँ तक कि दुनिया भर में उनकी चर्चा होती रही, लेकिन जैक मा पर जिस तरह से केस चलाए गए या फिर चीन ने जिस तरह से कानूनी कार्रवाई की, उसके बाद लंबे समय तक इनका कोई अता पता नहीं रहा। और बाद में 2023 में वो टोक्यो कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में दिखाई दिए। इसीलिए जब पीयूष गोयल ने कहा कि भारत में सफल बिजनेसमैन बनने के बाद आपको ये डर नहीं रहेगा कि आप एक दिन गायब हो जाएंगे और फिर किसी जापानीज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनकर दिखाई देंगे, तो एक तरह से बिना नाम लिए उनका इशारा जैक मा की तरफ था, यानी कि चीन की तरफ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ असली कहानी सिर्फ एक तंज की नहीं है। असली कहानी उस पेज की है जो भारत जापान के सामने रख रहा है। पीयूष गोयल का संदेश था कि भारत में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, टेक्नोलॉजी लेकर आइए, मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और भारत के बड़े मार्केट का फायदा उठाइए। और आप जब ये सब कुछ कर रहे होंगे, जब भारत में पैसा कमा रहे होंगे, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और अगर आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो भी आप भारत में गायब नहीं होंगे। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि भारत में एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट किया जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का सम्मान किया जाता है और इन्वेस्टर्स को अपने डेटा और टेक्नोलॉजी को लेकर भरोसा होना चाहिए। यानी भारत खुद को सिर्फ एक सस्ता मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पार्टनर के रूप में पेश कर रहा है। पीयूष गोयल ने अपने बयान में जापानी निवेशकों से ये भी कहा था कि आप जब भारत आएंगे और वहाँ पर निवेश करेंगे तो आपको अपनी टेक्नोलॉजी चोरी, आपके डेटा चोरी का डर भी नहीं होगा। एक तरह से ये पूरा बयान चीन पर तंज कसने के लिए ही था, क्योंकि चीन पर अक्सर डेटा चोरी के, टेक्नोलॉजी चोरी के आरोप लगते रहे हैं और जैक मा का केस, ये केस, इस केस से पूरी दुनिया वाकिफ है उनके साथ चीन में क्या हुआ। तो एक तरह से जापानी निवेशकों को पीयूष गोयल ने भारत में आने का न्योता दिया और साथ ही साथ
एक तरह से आश्वासन दिया कि आप भारत में कुछ भी करेंगे, कोई भी व्यापार करेंगे तो एक तरह से भारत सरकार आपका पूरा समर्थन करेगी, आपको वहां पर कोई तकलीफ नहीं होगी। हालांकि इस दौरान पीयूष गोयल ने एक और बात कही, इंडिया इज नॉट अ +1 कंट्री। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ उन कंपनियों के लिए दूसरा विकल्प नहीं जो किसी एक देश पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी एक बड़ी ताकत है, बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, बड़ी वर्कफोर्स, इंजीनियरिंग टैलेंट, ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग स्केल है। इसीलिए अगर कोई जापानीज कंपनी भारत आए तो वो सिर्फ किसी दूसरे देश का विकल्प खोजने नहीं आए, बल्कि भारत को अपने ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी के एक बड़े हिस्से के तौर पर देखे। और दोस्तों, जापान के सामने ये बात रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत जापान के आर्थिक रिश्ते पहले से काफी मजबूत हैं। 2025 में दोनों देशों ने अगले दशक में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का नया लक्ष्य तय किया था। 2026 के इंडिया जापान एनुअल समिट में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस टारगेट की दिशा में हुई प्रोग्रेस का भी स्वागत किया। साथ ही दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को और बेहतर करने और ट्रेड को डाइवर्सिफाई करने पर जोर दिया। अब सवाल है कि भारत जापान को आखिर ऑफर क्या कर रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स और एआई की। आज दुनिया में एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से चिप्स और कंप्यूटिंग इंफ्रा की जरूरत भी बढ़ रही है। जापान के पास सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और प्रिसिजन इंजीनियरिंग का मजबूत टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है, जबकि भारत के पास बड़ा मार्केट, इंजीनियरिंग टैलेंट और तेजी से विकसित होता इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम है। इसीलिए दोनों देशों के लिए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में साथ काम करने की काफ़ी बड़ी गुंजाइश है। भारत जापानी कंपनियों को ये बात कह रहा है कि यहाँ सिर्फ असेंबली के लिए मत आइए, बल्कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और एआई इंफ्रा में लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कीजिए। अच्छा, दूसरा बड़ा क्षेत्र है डेटा सेंटर्स और क्लाउड इंफ्रा का। पीयूष गोयल ने जापानी काउंटर पार्ट्स के सामने भारत को डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ी डेस्टिनेशन बताया। उन्होंने कहा कि भारत में क्लाउड सर्विस के लिए डेटा सेंटर स्थापित करने वाली एलिजिबल कंपनीज के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दुनिया की बड़ी हाइपरस्केलर कंपनीज की तरफ से भारत में करीब $200 अरब के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट सामने आए। यानी भारत जापान को ये संदेश दे रहा है कि आने वाले समय में डिजिटल इकोनॉमी के इंफ्रा में भी जापानी कंपनियों के लिए बड़ा अवसर भारत में मौजूद है। तीसरा बड़ा क्षेत्र है क्लीन एनर्जी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। जापान की इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज और इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्केल को जोड़कर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल मशीनरी, एनर्जी टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक में बड़े प्रोजेक्ट्स खड़े किए जा सकते हैं। और भारत चाहता है कि जापानीज कंपनीज यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें और सिर्फ भारतीय बाजार के लिए नहीं बल्कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मॉडल के तहत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने। और यही सप्लाई चेन वाली कहानी इस पूरी पार्टनरशिप को और बड़ी बना देती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां पिछले कुछ सालों से अपनी सप्लाई चेन को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड बनाने पर ध्यान दे रही हैं और भारत चाहता है कि इस बदलाव में वो सिर्फ एक वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ना बने बल्कि ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बने। जापान के लिए भी भारत का महत्व इसलिए बढ़ता है क्योंकि जापानीज कंपनीज को नए मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, स्किल्ड मैन पावर और सप्लाई चेन की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक बड़ा एंगल चाइना है। आज इंडिया और जापान दोनों के लिए चाइना एक बड़ा थ्रेट है। जितना बड़ा खतरा आज चाइना इंडिया के लिए है, उतना ही बड़ा खतरा जापान के लिए भी है। इंडिया से एलएसी पर चाइना का सीमा विवाद चरम पर है और वहां पर समुद्री इलाकों को लेकर जापान और चाइना के बीच काफ़ी तनाव है। ऐसे में अगर भारत और जापान साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चाइना के लिए बड़ा झटका होगा। और यहाँ पर हम आपको एक और बात बता दें, चाइना के विकल्प के तौर पर जापान दूसरे देशों की तलाश कर रहा है। और क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और दुनिया ये बात जानती है कि भारत चाइना को हर क्षेत्र में टक्कर दे सकता है, तो ऐसे में जापान भारत में निवेश करना चाहता है, भारत के साथ अपनी साझेदारी को और बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और बड़ा स्ट्रैटेजिक एंगल ये है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक, भारत और जापान दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का हिस्सा हैं। दोनों की प्राथमिकताओं में मैरीटाइम सिक्योरिटी, सप्लाई चेन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे मुद्दे हैं। इसीलिए भारत और जापान की पार्टनरशिप मजबूत होना सिर्फ दो देशों के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में स्ट्रैटेजिक बैलेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर भले ही पीयूष गोयल ने जापान के निवेशकों को भारत में आने का न्योता दिया है, लेकिन ये व्यापार से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। आज भारत और जापान दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। और ज़रूरत क्यों है, ये बात हमने आपको बताई। आज चाइना दोनों देशों के लिए एक
बड़ा थ्रेट है। और अगर जापानी निवेशक भारत में आते हैं तो ये चाइना के लिए तो झटका होगा ही, भारत और जापान के लिए एक बड़ा बूस्ट होगा। दोनों देश साथ में मिलकर काम करेंगे। भारत को जापानीज इन्वेस्टमेंट चाहिए, जापान को इंडिया का मार्केट और मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए। यानी भारत जापान की दोस्ती अब सिर्फ दोस्त देशों के बीच निवेश तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसी पार्टनरशिप बनती जा रही है जिसमें पैसा, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और डिफेंस सब एक साथ जुड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि जापान में खड़े होकर पीयूष गोयल ने जो बात कही उसका असली संदेश सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं था, वो पूरी दुनिया के लिए था। भारत को सिर्फ किसी दूसरे देश के विकल्प के तौर पर मत देखिए, भारत को उसकी अपनी ताकत के आधार पर देखिए। और जब दोनों देशों के सामने एक ही चुनौती हो तो ऐसे में अगर दोनों देश साथ आते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा मौका होगा। दोस्तों, फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।